जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का एग्जाम होने वाला है 21 दिसंबर 2024 को, जिसका पेपर कोड है GEO 201। यहाँ पर आप लोग पेपर कोड देख सकते हैं। पेपर का नाम क्या है सर जी? तो पेपर का नाम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपको मैं इस क्लास में पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं दोस्तों। देखिए 2023-24 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है और 2022-23 का भी एक पेपर है, ठीक है मेरे पास। और यही नहीं, आपके लिए मैं क्लासेस भी करा करके ऑलरेडी रखा हुआ हूं। कहाँ है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। बहुत सारे क्लासेस मैंने करा के रखे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, तो आप सारे क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, GEO 201 पेपर कोड का नाम है। बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी भूगोल, पेपर का नाम भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है और जो 2022-23 वाला है, ये जब पेपर खत्म हो जाएगा 2022-23 वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अधिकतम अंक है आपका, मैक्सिमम मार्क्स, वो 75 रहेगा। 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। 50 प्रश्न आपके होंगे। ठीक है, OMR पे आपको गोला लगाने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर बीए सेमेस्टर वाला एक ऐसा चैनल है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी हमारे साथ शानदार तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, देखिए जब आप लोग पढ़ नहीं रहे थे तो आपके मैंने 6 महीने पहले से ही क्लासेस कराने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको नहीं विश्वास है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लासेस देख लीजिएगा। मैंने 6 महीने पहले से ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यही नहीं कि मैं केवल आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, मैंने आपके लिए क्लासेस भी करा रखे हैं। तो वो क्लासेस प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जैव भू रासायनिक चक्र में कौन से तत्व आमतौर पर शामिल होते हैं? पूछा क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र में कौन से तत्व आमतौर पर शामिल होते हैं? तो ये आपके कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और सल्फर होते हैं। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो है, ये जैव भू रासायनिक चक्र में ये आमतौर पर आपके शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण क्या है? यानी जो जंगल है दोस्तों, ये काटे क्यों जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि देश का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा, पेड़ों की कटाई होगी ही। ठीक है, यानी नगरीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? यानी जब जंगलों को काट दिया जा रहा है तो क्लाइमेट कैसे चेंज हो जा रहा है, वही पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप गर्मी में देख रहे हैं ना, इस समय हीट वेव चल रहा है, आपके 45 डिग्री 46 डिग्री धूप हो रहा है, 48-48 डिग्री धूप पहुँच जा रहा है गर्मी में। तो ये क्या है, वनों की कटाई के कारण ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, जिसके कारण आपका हीट बहुत ही ज़्यादा इस समय बढ़ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है तीसरे का। ठीक है, वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है या फिर बढ़ जाता है। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, तीसरे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, मिट्टी के कटाव का प्राथमिक कारण क्या है? यानी जो मिट्टियां कट के बह रही हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है वनों की कटाई। जब वनों की कटाई होगी तो बारिश होगा, बारिश के कारण मिट्टियां क्या है, सारी मिट्टियां जो ऊंचे स्थान पर हैं बह करके गड्ढों में जाएंगी या फिर नदी नालों में बहकर चली जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वनस्पतियां मृदा अपरदन को रोकने में कैसे मदद करती हैं? यानी जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, ये मृदा अपरदन यानी जो मिट्टी का कटाव है, इसको कैसे रोकने में मदद करती हैं? तो जड़ों के साथ मिट्टी को स्थिर करके तथा सतही अपवाह को कम करके। ठीक है, जो वनस्पतियां होती हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रहती हैं, इसलिए बारिश होता है तो वहाँ से मिट्टियाँ बहाना बहुत ही कम मात्रा में बहती हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बहती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। ठीक है, चले छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कृषि पर मृदा अपरदन का एक परिणाम क्या है? तो मृदा अपरदन का परिणाम क्या है? कृषि पर मृदा अपरदन का परिणाम क्या होता है?
कृषि उत्पादकता में कमी आएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई हरा भरा खेत है, उस पर हर साल खेती हो रही है, कहीं से मिट्टी आकर बहकर यहाँ पर चली आई, तो यहाँ की जो उर्वरकता होती है दोस्तों वो समाप्त हो जाएगी, तो खेती क्या है, नुकसान होगी। ठीक है, फसल ठीक तरीके से नहीं उगेगी। सी ऑप्शन आपका राइट है 6वें का। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी एक रणनीति मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए है। ठीक है, तो कौन सी रणनीति बनाई गई थी जो मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, तो कृषि वानिकी प्रथाओं को लागू करना ही रणनीति है एक जो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 7वें का। प्रश्न नंबर 8वां आपका क्या पूछा गया है, वनों की कटाई वन्य जीवों के आवासों को कैसे प्रभावित करती है। यानी जो जंगलों की कटाई है दोस्तों, इसके कारण जो वहाँ के जीव रह रहे हैं उनके आवासों को कैसे प्रभावित करती है ये, तो यह प्राकृतिक आवासों को कम और खंडित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8वें का। ठीक है, चले 9वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, हवा या पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी या तो हवा से, यानी जो वायु चल रहा है उसके कारण, या फिर बारिश के कारण जो हमारी धरती है इसके ऊपर की मिट्टी की जो परत है वो हट जा रही है, तो इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 क्या है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषण, प्राइमरी एयर पोल्यूशन दोस्तों क्या होता है, प्राइमरी एयर पोल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया है, ठोस ईंधन के उपयोग से खाना पकाने वाले घरों के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ठोस ईंधन क्या होते हैं, ठोस ईंधन जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन से आपके घर में अगर खाना बनाया जा रहा है तो उसका वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, लकड़ी जलाना या बायोमास। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 11वें का। चलिए 12वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अम्लीय वर्षा के वृद्धि में कौन सा प्रदूषक शामिल है। अम्लीय वर्षा के वृद्धि में दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये प्रदूषक मुख्य रूप से शामिल है इसमें। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, कौन सा संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता मानक और नियम निर्धारित करता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, EPA है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा है, बाढ़ अक्सर कहाँ आती है। तो जो बाढ़ होती है दोस्तों वो तटीय क्षेत्रों में अधिकतर आती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, कोस्टल एरियाज में। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से किस प्रकार के चक्रवात अक्सर तूफान के कारण बनते हैं। ये बनते हैं अति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, कौन सा कारक मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को निर्धारित करता है। तो यह निर्धारित करता है आपका महासागरीय जल का तापमान। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं। तो भूकंप आता है तो आपके पी तरंगे आती हैं, रेले तरंगे आती हैं, एस तरंगे आती हैं और एल तरंगे भी आती हैं। एल वेव्स, एस वेव, रेले वेव्स और पी वेव्स भी आती हैं। तो इन चारों वेव्स में कौन सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज होती है। तो जो पी वेव्स होते हैं, जो पी तरंगे होती हैं दोस्तों, ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज होती हैं। सिस्मोग्राफ क्या है, ये भूकंपमापी यंत्र है। ठीक है, और भूकंपमापी यंत्र में जो पी लहरें होती हैं ये सबसे पहले ही सिस्मोग्राफ पर दर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है 17 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या कहलाता है। तीव्रता का पैमाना पूछा है तो मार्केली स्केल होगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या होगा, मार्केली स्केल। ए ऑप्शन राइट है 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन क्या है, पृथ्वी के जलवायु प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, नदी बाढ़ की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। नदी बाढ़ की प्राथमिक विशेषता होती है नदी एवं जल धाराओं में उफान। सी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, किस प्रकार का सूखा सतही जल और भूमिगत जल की आपूर्ति में कमी से संबंधित है। तो यह जल विज्ञानी सूखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का।
प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, सामाजिक आर्थिक सूखा समुदायों को कैसे प्रभावित करता है? तो यह जल की कमी और आर्थिक हानि का कारण बनकर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, चक्रवात क्या है? दोस्तों चक्रवात घूमती हवाओं के साथ एक निम्न वायुदाब प्रणाली है, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, ध्रुवीय चक्रवातों की क्या विशेषता है? ध्रुवीय चक्रवात को विशेषता क्या होती है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब प्रणाली होती है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया, हाल के जलवायु परिवर्तन के रुझान का प्राथमिक चालक क्या है? तो मानवीय गतिविधियां, विशेषकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे क्या पूछा गया है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्या पूछा गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है? तो यह पेरिस समझौता हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य? तो पेरिस समझौता जो हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 आप लोगों को पूछा गया दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? ठीक है, व्हाट डज द टर्म इकोसिस्टम रेफर टू? पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य होता है जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया करने वाला एक समुदाय, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से जुड़ा है? यानी खेती बाड़ी से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से जुड़ा है? तो मेथेन, ठीक है। धान की खेती जब होती है तो मेथेन गैस यहाँ से उत्सर्जन होता है, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक धान की खेती में से मीथेन गैस निकलता है, यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, उत्तरी अटलांटिक और उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है? तो कृषि क्षेत्रों से अपवाह, ठीक है, कृषि क्षेत्रों से अपवाह ये आपके जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, जल प्रदूषण के संदर्भ में यूट्रोफिकेशन क्या है? जल प्रदूषण के संबंध में यूट्रोफिकेशन जो होता है, पोषक तत्व संवर्धन के कारण शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होगी, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या है, समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है? तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगा, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग समन में ऊर्जा दक्षता का क्या महत्व है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना होगा, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, ओजोन क्षय यानी जो ओजोन परत है इसके क्षय के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये दोनों आपके जिम्मेदार हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है? पेरिस समझौता, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है ओजोन रिक्तीकरण से जो संबंधित है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसका मकसद था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उत्पादन के इस्तेमाल को कम से कम करना, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है
ये कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 16 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। कब? 16 दिसंबर 1987 को आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और जो वियना कन्वेंशन हुआ था यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वियना कन्वेंशन आपका 1985 में हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो दोनों आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न नंबर 38 क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलें प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका? निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का उदाहरण है? तो दोस्तों जो पौधे हैं ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के उदाहरण है इसमें। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी प्रकाश, मिट्टी और चट्टानें ये पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है आपका, निम्न में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पाया जाता है? तो जो आपका शीर्ष पर भक्षी होता है ये आपका खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। एपेक्स जो प्रेडेटर होता है ये आपका शीर्ष पर पाया जाता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और अम्ल पौधे विकास अवधि किस बायोम की मुख्य विशेषता है? बताइए, कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और अल्प पौधे विकास अवधि किस बायोम की मुख्य विशेषता होती है? तो ये टुंड्रा प्रदेश की मुख्य विशेषता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 का पूछा गया है, उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा तथा घनी वनस्पतियां किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती हैं? तो वर्षा वन क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट की। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 का पूछा गया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या कहलाता है? तो यह एक ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता हो वह पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 तो दोस्तों, किसी ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? तो निम्न स्तर में, ठीक है। बॉटम लेवल में सबसे क्या पूछा गया? अधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है, तो निम्न स्तर में, बॉटम लेवल में, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 45 का पूछा गया है, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? अधिकांश, सबसे ज़्यादा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, सनलाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 46 पूछा गया आपका, किसी एक खाद्य जाल में तीर क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है ऊर्जा के प्रवाह को। तीर क्या प्रदर्शित करेगा? ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी को प्रदर्शित करेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है, जैव भू रासायनिक चक्र से क्या तात्पर्य है? जैव भू रासायनिक जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है इससे तात्पर्य है कि जो जीवित जीव हैं और उनके पर्यावरण के जो मध्य में पोषक तत्व हैं इनके पुनर्चक्रण से, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र से क्या तात्पर्य होता है? जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण से। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण वह परिवेश जिसमें जीव रहते हों और आसपास में परस्पर क्रिया करते हों उसे पर्यावरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 49 क्या पूछा गया है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? देखिए कंप्यूटर तो है नहीं। देखिए इसमें जो जंगल है दोस्तों ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, ठीक है। बाकी आवासीय स्थल और स्मार्टफोन ये आपके पर्यावरणीय प्राकृतिक घटक नहीं होंगे। फॉरेस्ट जो होगा आपका प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो जैव विविधता का मतलब होता है किसी विशेष आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की विविधता, ठीक है। द वेराइटी ऑफ लाइफ इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट या इकोसिस्टम। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। चले अब यहाँ से दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे दूसरा प्रश्न पत्र जो आपका 2022-23 में पूछा गया था, ठीक है। पेपर कोड भी दे सकते हैं आप लोग, पेपर का नाम भी दे सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। चले पेपर आईडी भी देख सकते हैं आप, ठीक है।
चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर चक्रण है। खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर चक्रण निर्जीव अवयव है या जैव भू रासायनिक चक्र है, कार्बन और ऑक्सीजन का चक्र है या नाइट्रोजन चक्र? बताइए। खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमाने पर जो चक्रण है वह जैव भू रासायनिक चक्र होता है, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चले, इसमें आपका दूसरा प्रश्न कहाँ चला गया? दूसरा प्रश्न, ठीक है, चले दूसरा प्रश्न यहाँ नीचे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चले देखिए, यहाँ दूसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है, जीवोम है, जलमंडल है, स्थलमंडल है या जैवमंडल है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पारितंत्र होता है वो आपका बायोस्फीयर होता है। क्या होता है? जैवमंडल। डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का, ठीक है। चले, इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चले, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारितंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सबसे कम प्रभाव हवा का पड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चले, चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का संभाव्य परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या होता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, फसल प्रतिरूप में बदलाव होते हैं, तटीय रेखाओं में भी परिवर्तन होते हैं, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चले, इसमें आपका पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पांचवे का। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है, क्या घटती है? तो वर्षा होना, ठीक है, बहुत कम वर्षा होने लगती है जब वनों की कटाई होती है। तो मानसून नहीं बनेगा जब पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, तो ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे राजस्थान है, लद्दाख है, यहाँ पर आपके बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर आपके बारिश होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पेड़ पौधे कम रहेंगे वहाँ मानसून कम होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, मृदा अपरदन किसके कारण होता है? मिट्टी का कटाव या फिर बहाव किसके कारण होता है? तेजी से शहरीकरण है, ठीक है, मृदा अपरदन का। तना काटना, तना काटना मतलब समझ रहे हैं, पेड़ पौधे को काटना, ठीक है। पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, ये सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। उपरोक्त सभी कारण आपके करेक्ट हैं। 7वें का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, दूसरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। 8वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की कितनी भूमि वनों से आच्छादित है? कितनी प्रतिशत? तो आपका 31%। डी ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी के कटाव बहाव को कैसे रोका जा सकता है? तो वनीकरण करके, यानी एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगा करके जो मृदा है, जो मिट्टी का कटाव है, इसको रोका जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रकोप को प्रभाषित नहीं करता है? तो प्रकोप चरम घटनाओं की प्रक्रिया या प्रक्रम होते हैं, तो ये जो है आपका प्रकोप को प्रभाषित कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकोप जो होता है चरम घटनाओं के कारण होता है, ये भी आपका राइट है। प्रकोप मात्र मानव जनित घटनाएं हैं जो आपदा यानी डिजास्टर उत्पन्न करती हैं, ये भी आपका राइट है। यानी जो आपका प्रकोप है और आपदा है दोनों समानार्थी, समान नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये आपके प्रकोप को परिभाषित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है 10वें का, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या है? भयंकर हवा है, भारी बारिश है या फिर तूफान है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रमुख परिणाम होते हैं ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या है, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं, यानी बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित क्या कारण है? वनों की कटाई, गाद, ठीक है, और बांध का फटना, ये सभी क्या है? मानव निर्मित कारण है, वो भी बाढ़ के। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए, 13 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, विश्व का कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है? मध्य महाद्वीपीय मेखला है,
परिप्रशांत मेखला है, मध्य अटलांटिक मेखला है या फिर सभी है? तो जो आपका परिप्रशांत मेखला है दोस्तों, ठीक है, ये विश्व का सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, प्रश्न नंबर 13 का। अब ये परिप्रशांत मेखला क्या है? तो समुद्र के तटीय इलाकों में जहाँ जहाँ भी है आपके सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे परिप्रशांत मेखला कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, खाली स्थान भरना है यहाँ पे, में निहित है। किस में निहित है बताइए? द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइन इन, तो फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें पदार्थों का चक्रण भी होता है, ठीक है। साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ एनर्जी और साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, ये दोनों आपके पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व में निहित हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, पर्यावरण में क्या शामिल है? तो पर्यावरण में सभी जीवित और निर्जीव तत्व आपके शामिल होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। देखें, सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का कारण बनते हैं? तो ओजोन, ठीक है, O3 परत के कारण, ओजोन परत के कारण पतले होने के, ठीक है। यानी जो ओजोन परत है इसके पतले होने का कारण कौन है? सुपरसोनिक जेट विमान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है? देखें, बाढ़ का प्रकोप आपका संचयी प्रकोप है, सूखा प्रकोप भी आपका संचयी प्रकोप है, और कोल्ड वेव, शीतलहर भी आपका संचयी प्रकोप है। लेकिन सुनामी प्रकोप आपका ये संचयी प्रकोप नहीं है, जिसे टी सुनामी हजार्ड कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूजीसी नेट 2022 में, ठीक है, यूसीजी नेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला, हालांकि इसे जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो हमेशा कोल्ड वेव आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कोल्ड वेव आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है, सुनामी प्रकोप है, टी सुनामी हजार्ड। प्रश्न नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? तो देखें, इसमें जो आपका ज्वालामुखी है, भूकंप है और सुनामी है, ये तीनों आपको भूगर्भीय आपदा के हिस्सा हैं, क्योंकि ये तीनों भूगर्भ के कारण ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन सागर सर्ज, ठीक है, ये आपका भूकंपीय जो भूगर्भीय आपदा है इसका हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। भूगर्भीय आपदा मतलब जो जमीन के अंदर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी जमीन के अंदर से उत्पन्न होता है, भूकंप भी और सुनामी भी, क्योंकि भूकंप जब आता है तभी आपकी सुनामी आती है, ठीक है। भूकंप के कारण समुद्रों की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, जिससे सुनामी आता है, ठीक है। चलें, 19 नंबर प्रश्न क्या है? बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारण हैं, बताइए। बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारण क्या है? वनों की कटाई है, गाद है और बांध का फटना है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला एक क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, ठीक है। भूकंपी तरंगों के कारण आपदा का नाम, एल नीनो, टाइफून, सुनामी या तूफान? भूकंपी तरंगों के कारण आपदा का जो नाम है वो सुनामी है, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया? देखिए, भूकंप के कारण जो समुद्र का जल होता है, पानी होता है, इसमें लहरें उठने लगती हैं, ठीक है। तो यही 20वें नंबर प्रश्न में यही पूछा है, भूकंपी तरंगों के कारण आपदा का नाम क्या है? सुनामी आती है, ठीक है। भूकंप की जो तरंगे होती हैं इसके कारण आपकी सुनामी आती है। चलें, एक प्रश्न अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो बाकी 2-3 प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, किस प्रकार की खेती से अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है? निर्वाह कृषि में, वाणिज्यिक खेती के कारण, मिश्रित खेती के कारण या डेयरी फार्मिंग के कारण? किसके कारण अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है? निर्वाह कृषि के कारण। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी है, कौन है? ब्रह्मपुत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। 23 नंबर प्रश्न क्या है? ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनता है? ट्रैफिक स्तर जो होता है खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव से बनता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो डॉक्टर एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया था। 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये लगभग हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जीवमंडल का अजैविक घटक कौन नहीं है? देखें, मिट्टी, प्रोटीन और फास्फोरस, ये जीवमंडल के अजैविक घटक है। कवक आपका
जीवमंडल का जैविक घटक है, ठीक है, फंजाई। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कोई अंतर नहीं है। किस में कोई अंतर नहीं है? तो प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी में इसमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि शाकाहारी आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 आपका, बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे जो आपका पृथ्वी का एक छोटा क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, पर्यावरण प्रकोप का कारण है। पर्यावरण प्रकोप का कारण क्या होता है? मानव गतिविधियां और प्राकृतिक, ये दोनों पर्यावरण के प्रकोप हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रकोप नहीं है? रासायनिक प्रकोप, भौतिक यानी यांत्रिक आदि प्रकोप, जैविक प्रकोप या ऐतिहासिक प्रकोप? जो ऐतिहासिक प्रकोप है, ठीक है, हिस्टोरिकल जो हैजार्ड होता है, ये आपका किसी भी प्रकार से, ठीक है, प्रकोप का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 31 पूछा गया है, नोवल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ था? ये चीन से हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, चीन के किस शहर के? वुहान शहर से, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपका, वह बिंदु जहां हलचल होता है जो भूकंप को सक्रिय करता है, तो गर्त होता है, ऊपरी केंद्र, केंद्र या फिर प्रहार? तो ये आपका होता है केंद्र, ठीक है। देखें इस तरह से, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका हो गया केंद्र, ठीक है, ये धरती हो गई, ठीक है, ये आपकी पूरी धरती हो गई, ठीक है ना। ये आपका हो गया ऊपर जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ हो गया। ये अंदर जहां आ रहा है भूकंप, इसको केंद्र कहा जाता है। और इसके जो ऊपर वाला सेंटर होता है, इसे ईपी सेंटर कहते हैं, जिसे ऊपरी केंद्र कहते हैं। ये भी आपका पूछा जाता है, बहुत बार सवाल ये पूछ चुका, ठीक है। तो इसके सेंटर में जो सामने होता है, ऊपर, यहाँ धरती के ऊपर जहाँ हम लोग रहते हैं, इसे ऊपरी केंद्र कहते हैं। और नीचे जहाँ इसका केंद्र होता है, उसे सेंटर कहते हैं, फोकस कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें 33 नंबर प्रश्न क्या है, भूकंप भ्रंश के साथ आ सकता है। किस भ्रंश के साथ आ सकता है भूकंप? तो समान, व्युत्क्रम और टक्कर, तीनों की वजह से। डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा है, बिंदु बी को भूकंप खाली स्थान भरना है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। देखें अभी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ ये जो बी वाला पॉइंट है, ये यहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सेंटर है, ये आपके ज़मीन के अंदर है। तो जो सेंटर है, इसे केंद्र कहा जाता है। और पॉइंट बी को पूछा है, तो पॉइंट बी को अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, देखें ज्वालामुखी पंख के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पंख के प्रवाह को लहर कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? वामावर्त दिशा में चलती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है? भारत में दोस्तों बाढ़ सबसे प्रमुख आपदा है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता क्या है? तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है दोस्तों, सामुदायिक सेवाओं, सुविधाओं और आवासों को आपदापूर्ण स्तरों पर बहाल करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, बांध कैसे सूखे का कारण बन सकते हैं? तो बांध का पानी अगर रोक देंगे तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। जल स्तर को नीचे की ओर कम करके। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है। आपने जो
प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। इसी तरह से मैं 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपके लिए मैं मेहनत करूँगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, ये 40 नंबर प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इसके घूमने का मुख्य कारण होता है कोरियोलस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस बल। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।